आबिद जुबैरी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, ये फरमाइए कि क्या ये मुतालबा मुनासिब है फुल कोर्ट का, या आप समझते हैं कि ये गैर जरूरी है, अनकॉल्ड फॉर है? जनाब आबिद जुबैरी साहब, ये मामला इतना संजीदा है और इतना ख़तरनाक है, जो बातें उसमें इल्ज़ाम लगाए 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जिनको मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ आपके फोरम से, इसको बिल्कुल टेकअप का फुल कोर्ट बैठना चाहिए। हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद ही 7 जजेस हैं। 4 जज तो यहाँ कराची में आए हुए हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, कुछ पेशावर में होंगे या लाहौर में होंगे। तो ये मौका ऐसा है कि अब ये बुध को लग गया है कि 7 मेंबर बेंच के सामने, हो सकता है उसमें नोटिस हो या आगे कार्रवाई का हो, कि बाद में हमारी दरख्वास्त मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब से यही होगी कि इसमें फुल कोर्ट बनाए, ताकि ये इतना बड़ा मामला है कि इसमें सारे लोग बैठें, ताकि सबकी राय शामिल हो जो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो जो भी राय होगी, ऑर्डर आएगा, वो हम सब पे उसके पाबंद होंगे। और इस बात पे हमें इस नतीजे पे मंतकी अंजाम पे पहुंचना है कि क्या हमारे अदलिया इसी तरह चलेगी। अगर ये बात चलती रही, इसका सद्देबाप नहीं किया गया, तो गुड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी सर। जी जनाब हाफिज एहसान अहमद साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी जनाब आबिद जुबैरी साहब की। एक तो ये फुल कोर्ट के हवाले से बता दें कि आप क्या समझते हैं कि मामला इतना ग्रेव है, अहम है, जिस तरह जुबैरी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, इस पे आपका टेक क्या है? और फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। जनाब हाफिज एहसान अहमद साहब। काई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया रहा है कि जिसके अंदर बात भी की जाती है और बात भी की जानी चाहिए। और उसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम इस मुल्क के अंदर एक क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं। और उसका एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो हमारे जजेस हैं, जो उन्होंने डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना होता है। अगर उन्हीं को हम प्रेशराइज कर दें या वो खुद किसी डर के नीचे आ जाएं या किसी को फेवर करें या इलविल करें, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ के निज़ाम से भी ज़्यादती है और वो अपने आप से भी ज़्यादती कर रहे हैं। अब स्पेसिफिक इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं कि अनप्रेसिडेंटेडली 6 जजेस ने एक लेटर लिखा और उन्होंने सर्टन फैक्ट्स की तरफ करवाया, इशारा करवाया, और उन्होंने 2023 के इंसिडेंट को कोट किया, जिसको इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, फुल कोर्ट मीटिंग करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, जो बंदयाल साहब थे, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। वो उस वक्त प्योने जज फाइज ईसा साहब को मिले, लेकिन चूंकि आपको पता है कि फाइज ईसा साहब का उस वक्त बंदयाल साहब के साथ वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे ये कह सकें कि जो प्योने जज जो है वो कोई फैसला कर लेगा, तो वो आपके सामने आया। लेकिन अब जो चीज़ है, जो 3, 4, 5 दिन से काई साहब इवेंट्स इसके अंदर आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी इस सिस्टम के अंदर खोली भी हैं। एक ये आया है कि हम डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान का फुल कोर्ट इस चीज़ को देखे। तो फुल कोर्ट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक फुल कोर्ट का एस्पेक्ट वो होता है कि जो जितने भी जुडिशल मामला आते हैं उन्हें आप सुप्रीम कोर्ट की ओपन हियरिंग के अंदर देखें, और दूसरा वो होता है कि जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं आप उसको अपनी फुल कोर्ट के अंदर देखते हैं। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 2 दफ़ा मीटिंग की, जो आपके सामने 27 को भी हुई, 28 को भी हुई, और उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल कोर्ट का प्रेसलर भी आया, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों की तरफ अंदिया दिया गया। और उसके बाद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट एक कमीशन बनाया, और उसके जज साहब से कॉन्फ्रेंस उनकी आई। अच्छा आपकी बात आ गई, मैं जरा टेक ले लूं शाह खावर साहब का। बिल्कुल लीगल क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात ये भी तारीख का हिस्सा है कि जितने भी कमीशन बने हैं वो मिट्टी पाव कमीशन बने हैं, और आज तक किसी कमीशन का कोई नतीजा नहीं निकला। मुमकिन शायद इसका भी ना निकले, लेकिन उसकी तो एक तारीख है। शाह खावर साहब आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। एक तो ये जो इन्होंने ये बात की, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या एक बड़ी पॉजिटिव रवायत सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, वो ये कि लाइव हेयरिंग दिखाई जाती है, तो क्या इस इंतहाई सेंसिटिव केस की लाइव हेयरिंग होनी चाहिए या होगी शाह खावर साहब? और दूसरा मेरा सवाल का हिस्सा आपसे ये है कि आप ये प्रोसीड कैसे करेंगे? वो 6 फाजल जज साहबान को तलब किया जाएगा, उधर से दूसरे फरीक को भी तलब किया जाएगा, हाउ प्रोसीडिंग्स जो है वो कैसे आगे चलेंगी? शाह खावर साहब। जी काई साहब, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि अभी जो बात हो रही थी कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, इसको इससे ज़्यादा इसका स्कोप होना चाहिए था।
देखिए, हमें एक बात अपने ज़हन में रखनी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो पास हुआ है, उसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स 184(3) के तहत हैं, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ एक अपील का हक दे दिया गया है। तो इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस हैं और उसमें ये जो बेंच 7 रुकनी बनाया गया है, ये ग़ालिबन इसी के पेश नज़र है कि कल इस जजमेंट से अगर कोई इख्तलाफ करना चाहे, इसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करना चाहे, तो फिर तो ये 7 जजेस खुद तो नहीं सुन सकेंगे। उसके लिए फिर एक लार्जर बेंच जो कि पीछे 8 जजेस बनते रहते हैं, और उसके बाद जो है अगर 2 जजेस और भी शामिल हो जाए तो वो फिर उसका दायरा उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा कि इस पे फुल कोर्ट बैठ बैठा जाए, उस फुल कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो अभी इंक्वायरी जो मैंने आपको 2023 का लॉ बताया है, उसके तहत इसके खिलाफ अगर कोई इंट्रा कोर्ट अपील करना चाहे तो वो कौन सुनेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 7 रुकनी बेंच जो है ये बड़े विजडम के मुताबिक जो है ये बनाया गया है। दूसरी चीज ये है कि इसको पब्लिक करना है या नहीं करना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस फाइज़ साहब ने जो पहली समाअत की थी, वो भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंटरेस्ट केस था जिसकी समाअत उन्होंने पब्लिकली की थी। अब बेंच डिसाइड करेगा कि उसकी समाअत जो है वो इसी तरह जो है पब्लिकली होगी, उसकी लाइव टेलीकास्ट होगी या नहीं होगी, ये तो फिर उसने फैसला करना है। लेकिन एक चीज की तरफ जो अभी हाफिज साहब ने जो निशानदेही की है वो ये है कि 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी की तहकीक नहीं कर सकती, उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ा कमीशन बना था वो पनामा का बना था, 5 रुकनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में वो 5 रुकनी बेंच ने उसकी जो है वो कॉग्निजेंस ली थी। लेकिन उसमें भी जब देखा कि जब तहकीक तरफ मामला सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी और उसको कहा था, उसको TORs दिए गए थे कि आप इसमें तमाम फरीकैन को सुनने के बाद, तमाम चीज़ों का अहाता करने के बाद आप हमें रिपोर्ट दें। तो फिर JIT ने एक मुफस्सल, जिसमें मैं ग़ालिबन 10 वॉल्यूम्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी। फिर उसकी रोशनी में उन्होंने फिर नैब को हिदायत दी कि आप इसमें इतने इतने रेफरेंसेस बनाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सामने आएंगे, जिसकी तहकीक होना ज़रूरी है, तो मेरा ख्याल है कि वो, मेरा ख्याल नहीं बल्कि ये 184(3) का तकाजा भी यही है कि उसमें वो शहादतें और इस तरह की तहकीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती। ठीक। अच्छा जुबैरी साहब, एक खबरें ये भी आ रही हैं कि जो तसद्दुक जिलानी साहब का बनाया था अब वो नहीं रहा, मगर 6 फाजिल जजेस जिन्होंने ये शिकायत की है उनका ये इरादा था, बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो उसके सामने उन्होंने पेश ही नहीं होना था और वो पिटीशन लेके जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, मगर चलें ये बन गया। मगर हैविंग सेड दैट, जितनी बातें हमारे इंतहाई फाजिल दोस्त हाफिज हसन अहमद साहब ने की और शाह खावर साहब ने भी की, इसके तो बड़ी रुकावटें हैं। वो लिटिगेशन वो जो है तफ्तीश नहीं करवा सकते और फिर जो है जो JIT बने ना बने, तो मेरे ख्याल में ये भी एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। आप क्या समझते हैं जुबैरी साहब? लेकिन बड़े अदब से दोनों से मैं इख्तिलाफ करूंगा। पहली बात है कि फुल आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का शाह खावर साहब मेरे बड़े भाई ने एग्जाम्पल दी कि जी वो केस हुआ, सबसे पहला केस वही हुआ था जो टेलीकास्ट हुआ था, मैं उस वक्त सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का, तो वही था, उसमें 15 मेंबर बेंच थी। तो हमने बात यही की थी और जस्टिस आयशा मलिक बार बार ये कहती थी कि इसके अगर प्रैक्टिस प्रोसीजर को अपहोल्ड कर लिया गया तो इसकी अपील कैसे होगी, सारे जज सुन रहे हैं। जब प्रैक्टिस प्रोसीजर पूरे कोर्ट सुन सकता है तो ये केस फुल कोर्ट क्यों नहीं सकता? ये नहीं कि जी अपील उसकी क्योंकि 8-7 से ज़्यादा होगी तो ये फुल कोर्ट नहीं बन सकता। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट ये बात थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 15 जजेस सुना था, उसकी अपील कहीं नहीं फाइल हुई और ये बात हमने रखी थी कि जी हम इसकी अपील लेके कहाँ जाएंगे इसके, तो उन्होंने कहा था, कोर्ट ने कहा था नहीं इसकी अपील नहीं होगी। तो ठीक है, तो इसमें भी अपील नहीं। दूसरी बात है
ये जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये इंक्विजिटोरियल होती है, एडवर्सोरियल नहीं होती। इसमें वो शहादत भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इंक्वायरी करवा भी सकते हैं। ये कह देना कि जी 184(3) में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इंक्वायरी नहीं हो सकती, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 184(3) की पावर में। ये सब कर सकते हैं। वो उन्होंने पनामा के केस में उन्होंने एक GIT से करवा ली, यहाँ खुद भी कर सकते हैं या किसी को बना ले। तो ये कह देना कि जी वो इंक्वायरी नहीं कर सकते, कोई रुकावट नहीं है। ये जुडिशल साइड पे फैसला होना चाहिए। वो देखना चाहिए कि जजेस साहब ने जो इन पे इल्जाम लगाए जिन अफसरान पे, ये बात कितनी डीप है, कहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट्स में ये इंटरफेरेंस होती है कि उनके मतलब के फैसले हों, एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा हो तो उसको कहा कि जी इस तरह फैसला। नवाज शरीफ साहब के जो अभी आप बातें थी, उन लोगों ने भी तो यही बातें की थी कि ये जजेस जो थे अप्रोचेबल थे, इन पे प्रेशर डाल के ये फैसले ले लिए गए। हर वक्त उनके 5 जजों की तस्वीर लगा के उनकी जो तकारीर होती थी, वो खातून जो मतलब वो लगा के उनकी जजों की तस्वीर की, ये वो जज हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया, ये इस्टेब्लिशमेंट के जजेस हैं और ये सारे और लाइक माइंडेड जजेस हैं जो बैठ जाते हैं और फैसले कर रहे हैं। तो ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि फुल कोर्ट बनना चाहिए ताकि ये इंप्रेशन नहीं जाए कि लाइक माइंडेड जजेस बैठ के ये फैसला कर रहे हैं।